है सेफ्टी का फुल फॉर्म, SAFETY। सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी का जो पहला अक्षर है S का मतलब होता है सर्च द हैजार्ड। एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैं जो इसका आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ वही चीज आपको फील्ड में करना पड़ेगा। अब किसी भी खतरे को, किसी भी रिस्क को देखते हुए आपको इन सारी चीजों पर अमल करना होगा, जिससे कि आप अपने एरिया का रिस्क और हैजार्ड को कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला अक्षर होता है एस का मतलब है सर्च द हैजार्ड, हैजार्ड को खोजना। तो हैजार्ड को खोजना है आपको। हैजार्ड को कैसे खोजना है? ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए 7 चीज बहुत जरूरी है। पहला चीज है जो बोलते हैं हम उसको कि व्हाट इज द वर्क, काम क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंडर में जो काम चलने वाला है, जो आपका वर्कर, आपका को पार्टनर जो काम को करने वाला है, वो कौन सा काम है। तो काम क्या है, व्हाट इज द वर्क। अगर काम जो पता चल जाएगा कि हमें ये काम करना है या करवाना है, तो आप उसमें कुछ त्रुटियां नजर आएंगी, जिसको आपकी नजरों से उसे आंका जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और आप उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे या खत्म करेंगे। दो ही सूरत है। एक तो या तो आप किसी भी खतरे को या रिस्क को खत्म कर दीजिए, या फिर उसको आप रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस माने कम कीजिए। अब कम कहां तक कीजिए? इतना कम कीजिए कि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक हो। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? 5 to 8%। क्या होता है? 5 to 8% के बीच अगर कोई भी रिस्क आता है तो वो हमारा एक्सेप्टेबल लेवल होता है। तो आप मिनिमम वहां तक करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख करके समझ जाएंगे कि आपका काम क्या है। तो आपका काम अगर आपको पता चल जाए तो उसमें आप अपने एबिलिटीज को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए और एरिया, इन्वायरमेंट और फ्यूल्स एंड टेक्निक्स सबको ध्यान रखते हुए आप जो है कुछ ना कुछ ऐसे खतरों पर पहुंचते हैं जहां पर कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे खतरे रिस्क हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे खतरे रिस्क हैं जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च द हैजार्ड को सर्च करने के लिए ये 7 चीज, जैसे पहला व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट वर्क, काम को करने का तरीका क्या है। व्हाट मैनेजमेंट गिविंग यू द प्रोसीजर ऑफ दैट डूइंग द वर्क। आपका मैनेजमेंट ने उस काम को करने के लिए क्या प्रोसीजर दिया है, वो इंप्लीमेंटेशन कराना। ये आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कोई भी वर्कर किसी भी काम को कर रहा है तो वो क्या ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो उसको आपको कन्विंस करना है कि आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से काम को करना चाहिए। तीसरा जो है व्हाट पीपीज यूजेज ऑन दैट वर्क। हैजार्ड को खोजने का तीसरा पॉइंट है व्हाट पीपीज यूजेज ऑन दैट वर्क। उस काम के लिए कौन कौन सा पीपीज का इस्तेमाल करना है। देखिए इंडस्ट्री में कुछ ऐसा पीपीज है जो जनरल है, जिसको आपको पहन के अंदर जाना ही है, जैसे हेलमेट है, गॉगल्स है, आपका ईयर प्लग और डस्ट मास्क एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप अच्छे सेफ्टी फॉलोअर हैं तो आपको ये दोनों भी हमेशा ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हर वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फ्लाइंग अराउंड ऑफ यू। आपके अगल बगल में उड़ता रहता है, जिसकी वजह से आपके नाक से वो जा सकता है और आपके कानों में भी अंदर जा सकता है, जिससे बाद में कान में दर्द या ये सब चीज भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स हो सकता है आपको फ्यूचर में। तो इनको आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये पीपीज आपको करना चाहिए दोनों को भी और पीपीज के साथ। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि अरे छोड़ो, झूठ मूठ का इसको लगा के क्या फायदा है। ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर बहुत तरह का काम चल रहा है। उस काम की वजह से वो एरिया जो है आपको दिखने में आंख से दिखता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर बहुत तरह का ऐसा पदार्थ
हवा में उड़ रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता, जैसे फाइबर्स है, डस्ट है, मिस्ट है, स्मोक है ना, ये बहुत तरह की चीजें हैं जो वहां पर उड़ रहा है और आपको दिखाई नहीं देता, जो आपके इनहेलेशन करने से इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। आपके कान के अंदर भी वो डस्ट और फाइबर्स और ये सब चीज जा सकता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। तो आप जो है इसको खास करके इस्तेमाल किया करें और पीपीज के जैसा। उसके बाद जो पीपीज है, हमारा कवरऑल है, जो कंपनी कवरऑल हमको देता है, हमारे काम के रिलेवेंट वो कवरऑल देता है, कौन सा कवरऑल हमें सुटेबल होगा, उसी हिसाब से आपका हैंड ग्लव्स है। हैंड ग्लव्स आपको इस्तेमाल करना है, आपके परफेक्ट हैंड ग्लव्स चाहिए। ऐसा जो हैंड ग्लव्स आपको फिट होता है वही हैंड ग्लव्स चाहिए, आपके काम के हिसाब से जो फिट होता है वही हैंड ग्लव्स चाहिए। ये आपको हैंड ग्लव्स यूज करना है और आपको सेफ्टी शूज यूज करना है। तो ये पीपी जो है, ये इंडस्ट्री में इंटरनली आपको अगर जाना है, इंटर करना है, तो आपको ये सारा चीज इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल नहीं करने से आप शायद गेट में ही बाहर रोक दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी कामें हैं जिसमें कुछ अलग तरीके का पीपी इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो काम है उस काम के आधार पे जो पीपी मुकर्रर किया गया है ना, उस पीपी को इस्तेमाल हमारा वर्कर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका उसको जवाब देना है और आपको उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये जो है आपका पीपीज हुआ। तो पीपीज जो यूज कर रहा है, जो यूज करना है और जो यूज कर रहा है, वो पीपीज का कंडीशन कैसा है, ये चौथा पॉइंट है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पीपीज? पीपीज का कंडीशन कैसा है? ग्लव पहने, ग्लव फटा हुआ है, डस्ट मास्क पहने, डस्ट मास्क बहुत पुराना हो चुका है जो फिल्टर नहीं कर रहा है, ईयर प्लग बहुत गंदा है उसको यूज कर रहे हैं, हैंड ग्लव्स आपका सुटेबल नहीं है, जैसे बड़ा है या छोटा है या फटा है, डैमेजेस है, कवरऑल आपका आपके साइज का नहीं है, आपका एक्सेल है, आप डबल एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, आप लार्ज कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आपको दिक्कत हो सकता है। जूता आपका 8 नंबर का, आप 9 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, अगर आप 7 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। आप बोलेंगे सर बड़ा यूज कर रहे हैं कैसे दिक्कत है? बड़ा यूज कर रहे हैं तो आपका जो अपना ओरिजिनल चाल है वो बदल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आप जो है उस जूते को कंट्रोल करने के लिए अपने चाल को बदलना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसे बगुले की तरफ चलेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने चाल को, तो आपका जो ओरिजिनल चाल था वो भूल जाएंगे आप कुछ दिनों के बाद। और अगर आप टाइट पहनते हैं, एक साइज छोटा पहनते हैं, तो आप खुदक खुदक के चलने लगेंगे बंदर के जैसा, इसके जैसा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पैर को पूरा रखेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका पीछे जलेगा, लगेगा कि कट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको पूरा अच्छी तरह से आप अपने स्टेप को जमीन पर ग्राउंड होने नहीं देंगे और ऊपर ऊपर ही आप चलेंगे, जिससे आपको ये भी आपके चाल को बदल सकता है और आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक्स हो सकता है। ये सारा चीज आपको देखना है कि इसका कंडीशन कैसा है, वो पीपीज का कंडीशन है। इसके बाद जो है, जो भी टूल्स इस्तेमाल करेंगे उस काम से रिलेवेंट, जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो टूल्स कौन सा होगा और उस टूल्स में कंडीशन क्या है, जो टूल्स है वो टूल्स प्रॉपर उस काम के लिए है कि नहीं, दूसरा उसका कंडीशन कैसा है। कंडीशन मतलब कि वो टूल्स इस्तेमाल करने के लायक है कि नहीं, उसका हैंडल कैसा लगा हुआ है, हैंडल डैमेजेस तो नहीं है, हैंडल लोहे का तो नहीं लगा दिया गया, क्योंकि जैसे हैमर है, हैमर में हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये सब जुगाड़ है, जनरली क्या करते हैं कि अगर हैमर का हैंडल खराब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पाइप ही लगा कर वेल्डिंग मार देते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो जाता है। आपको जितना मेहनत उस हैमर से करने में जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए लकड़ी के मुकाबले लोहे का, तो लकड़ी के मुकाबले लोहे का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा और आपको एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और आपके हाथ के अंदर झंझनाहट और कंपन ये ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तो सिर्फ एक चीज की बात थी। इसी तरह से अगर कोई
कोई जैसे कि कुदाल इस्तेमाल करता है, बेलचा इस्तेमाल करता है, तो उसका हैंडल वगैरह सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप चेंज करें, दूसरा लाएं। कोई भी टूल्स जैसे चेजल्स है, चेजल्स का मुंह खराब है तो उसको बदल दें। कोई भी चीज ऐसा पीपी जो कि सुटेबल नहीं लगता आपको, वो स्टोर से बदल कर लाएं और परफेक्ट पीपी के साथ साथ परफेक्ट टूल्स एंड टेकल्स भी इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको काम करने में भी आराम हो और आप कंफर्टेबल भी रहें और सुरक्षित भी रहें, स्वस्थ भी रहें। इसके लिए आपको इसकी जरूरत है कि आप उसको ध्यान दें कि हम कौन सा टूल्स एंड टेकल्स यूज कर रहे हैं, उसका कंडीशन कैसा है। लास्ट पॉइंट है कि इन्वायरमेंट कैसा है उस काम को करने। ये 7वां पॉइंट है। तो 7वां पॉइंट क्या है कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट जो है आपका काम करने का, वो इन्वायरमेंट कैसा है। जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम को करने के लायक इन्वायरमेंट है बाहर या अंदर, जहां पर भी कर रहे हैं वहां पर उस काम को करने का क्या वो इन्वायरमेंट सुटेबल है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो सुटेबल कैसे करना है। अब जैसे बाहर में काम कर रहे हैं, आप क्रेन का काम कर रहे हैं और हवा थोड़ा तेज चल रहा है, तो आप काम कर सकते हैं। हाइट पर काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते। एक्सकेवेशन हो रहा है, एक्सकेवेशन हो रहा है तो मशीन से चल जाएगा, काम हो जाएगा वो थोड़ा, लेकिन वो भी धूल बहुत ज्यादा उड़ाएगा। इसको भी ध्यान रखिए कि वो धूल और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो भी पर खतरा है। लेकिन अगर किसी वजह से वहां धूल किसी को अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो डिजर्ट एरिया में जा रहा है, तो भी वो जो है एरिया को क्या कर रहा है, कॉन्टेमिनेट कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो उससे जिसको भी नुकसान हो सकता है उसको पहले वार्न करें कि भैया आपको इससे नुकसान हो सकता है। आपके काम के लिए जो भी पीपी यूज कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस काम से भी आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप इसको भी इस्तेमाल करें। ठीक है ना। उसी तरह से अब जैसे कि अंदर ही काम कर रहे हैं चाहे बाहर ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम करना है और हो सकता है कि ओस ज्यादा गिरा हुआ है रात में, इसका फर्डी पूरा भीगा हुआ है या आपका एरिया पूरा जो है दीवार भीगा हुआ है, तो ऐसे में आप क्या इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही सुटेबिलिटी देखना है कि जो भी काम करने गए हो आप, क्या वहां पर वो काम करने के लायक वो इन्वायरमेंट है। तो इसमें जो है आपको अपने आप को उससे बचाना है। बाहर में अगर काम करें इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उससे कोई चीज भीगा हुआ है तो उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर सकते जब तक कि वो सूख नहीं जाता। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक आपका स्कार्फ फोल्डिंग सूख जा रहा है। ठीक है ना। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वर्क, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या आपका इन्वायरमेंट सही है काम करने के लिए। अगर है तो काम कर सकते हैं। जैसे बाहर में कोई ऐसा कन्फाइंड स्पेस है जिससे कि इसमें आपको जाके काम करना है और हवा तेज चल रही है या बारिश होने वाली है, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, बारिश होने वाली है, चाहे बाहर में आप ओपन में काम कर रहे हैं और बारिश होगी तो क्या आप ओपन में काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये सब खतरा है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको ये 7 चीज पर नजर रखना है। ठीक है ना। तब जाकर के आप खतरे को ऑटोमेटिक खोल सकते हैं, ऑटोमेटिक खोल सकते हैं, खुद आपको दिख जाएगा। तो ये 7 पॉइंट का जरूर ध्यान रखें जिससे कि आप उसको खतरे को खोल सकें। दूसरा, जो खतरा मिल गया उससे रिलेटेड रिस्क जो है, रिस्क जोखिम, उसी खतरे से रिलेटेड रिस्क जो है आपको उसमें खोजना है कि कितना रिस्क है इस काम में। खतरा तो है लेकिन रिस्क कितना है। जितना ज्यादा रिस्क उतना जल्दी एक्शन। जैसे मैंने बोला एक्सेप्टेबल 5 to 8 है, तो 5 to 8% अगर रिस्क है तो एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसका रिस्क एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है और रिस्क को एनालाइज करके आपको उस काम को या तो आप उसको रिड्यूस करिए और नहीं तो खत्म होने वाला अगर कोई खतरा है तो उसको खत्म करके काम को करिए। उसके बाद उसके कारण को पता कीजिए कि इसका कारण क्या है। जैसे कि कोई, जैसे कि ये पंखा है, सपोज है पंखा है, अब इसमें आवाज है, आवाज है तो ये आवाज कहां से है? ये आवाज बेरिंग से है, उसके रॉड से है, उसका हैंगिंग क्लिप से है,
उसमें रबर डैमेज है, या इसका कॉइल के अंदर का है, या इसका फैन का ब्लेड डैमेज है, क्या है, इसको आप फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करेंगे तभी जाके इसको आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करिएगा तो आपने खतरे को रिड्यूस किया, लेकिन अगर इस फैन को ही पूरा चेंज कर दिया तो आपने इस खतरे को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि नए पंखे में भी 1-2 साल कुछ होने का नहीं है, तो उसने उसको क्या किया, आपने खत्म कर दिया, है ना। तो ये जो है एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह से आपके एरिया में, जैसे मैंने टूल्स एंड टेकल्स का बताया था कि अगर हैंडल डैमेज है, हैंडल ढीला है, उसमें पच्चर नहीं ठोकना, उसको निकाल करके स्टोर में देना है, स्टोर से नया हैंडल लेना है और उसमें लगा देना है, वो फिट हो जाएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपका काम करने का टूल्स एंड टेकल्स एंड मशीनरीज और आपका पीपीई ये सब कैसा है और उसका कंडीशन कैसा है, ये सब चीज ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। तो उसका कारण को पता करना है कि कारण क्या है। जैसे उसका बेल्ट खराब था तो आपने उसका बेल्ट को बदल दिया, हैंडल को बदल दिया, तो वो कारण खत्म हो गया। उसी तरह से जैसे इसका आपका ऊपर में रबर जो है, हैंगिंग रबर जो है, क्लिप का रबर डैमेज है तो रबर चेंज कर दिया, तो आपने इसको खतरे को, तो सबसे पहले कारण का पता कीजिए कि व्हाट इज द कॉज, कारण क्या है। कारण का पता करने के बाद तब जा करके हम लोग उसको या तो एलिमिनेट करते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं। एलिमिनेट कर सके तो कर दिए, नहीं तो रिड्यूस कर सके तो कर दिए। और तब जा करके इन सारी बातों को, जो भी चीज हमने फील्ड में इंप्लीमेंटेशन किया, उसके बारे में अपने वर्कर्स को बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं होगा। ये सारी चीजों को उनको बताइए, टेल टू द अदर्स, लोगों को बताइए। नहीं बताइएगा तो फिर क्या होगा कि आप उसको इंफॉर्मेशन ही सही नहीं दे रहे हैं, तो फिर इंप्लीमेंटेशन कहां से होगा। तो आपको वो पता करना है, पता करके लोगों को बताना है, और बताने के बाद जब लोग इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो उस पर नजर रखना है, ध्यान देना है। जैसे जिसको बोलते हैं IITS, इंस्पेक्शन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इंस्पेक्शन हम करते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यही इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को भी भेजते हैं कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, आज दिन भर में ये 4 केस हुआ, तो इन चारों केसों का आपने क्या किया, मेल खोला, मेल खोल के चारों को टाइप किया, इस आदमी को इतना बजे इस जगह पे ये गलती कर रहा था, ये समझाया, और इस वजह से उसने हमारी बात को माना, इंप्लीमेंट हुआ, एंड नाउ माने हैजार्ड इज इन अंडर कंट्रोल। ये सब चीज आप केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 करके डेली का डेली लिखें और इसको डेली के रिपोर्ट में शामिल करके अपने सीनियर्स को भेजें। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पेक्शन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। अगर बार बार किसी को किसी एक ही गलती के चलते हम बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं कि ट्रेनिंग में फिर से भेजते हैं कि जाओ तुम इस चीज का ट्रेनिंग करके आओ। ट्रेनिंग करके आने के बाद उसको सुपरविजन करते हैं, अच्छे से देख रेख करते हैं कि क्या पहले से इसमें कुछ बदलाव आया। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो उसको फिर हम कोशिश करते हैं समझाने का। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझता है तो फिर उसके साथ जो भी करना है हम लोग उसको आगे देखते हैं, बात करते हैं कि क्या करना है इसके लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर फील्ड में अपने एरिया में काम करने के दौरान हम लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तब जाके हम हैजार्ड का कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाके हम लोग सेफ होते हैं। देन यू आर सेफ। वाई का मतलब है यू आर सेफ। तो क्या था एस का मतलब सर्च द हैजार्ड। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द थिंग्स वी विल बी यूज ऑन द साइट्स which are giving you to what hazard is going on your area। तो ये आपको पहले चेक करना है। उसके बाद में प्रोसीजर क्या है काम करने का, उसके बाद में कौन सा पीपीई लगेगा, उस पीपीई का कंडीशन कैसा है, उसके बाद टूल्स एंड टेकल्स क्या लगेगा, उसका कंडीशन कैसा है, उसके बाद आपका लोगों का जो भी है उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वायरमेंट कैसा है। और उसके बाद है दूसरा पॉइंट, जैसे ए है, एस से सारा चीज का ए है, एनालाइज द रिस्क को एनालाइज करेंगे कितना है, कैसे है, इसको कैसे करेंगे और उसके कारण को पता करेंगे, उसके बाद हम उसको कम या खत्म करेंगे और तब लोगों को बताएंगे इसके बारे में, और लोग जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तब हम लोग सेफ साइड पर होते हैं। इस तरह से हम लोग सेफ्टी का आज डेफिनेशन को जाना
अगर सेफ्टी का डिफिनेशन आपको अच्छा लगता है और हम टेक्नो इंस्टीट्यूट से आपको ये वीडियो दे रहे हैं और आपको हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अगर हमारा ये सेफ्टी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप आइए सेफ्टी में हमारे यहाँ आइए और कोर्स कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इसके साथ हमारा मैनेजमेंट और मैं और हमारा स्टाफ आपके साथ हमेशा तत्पर रहता है आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और आप भी हमारे साथ मिल करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं। फिर इसके बाद का जो वीडियो है मैं बहुत जल्द कम सुन आने वाला है, आप इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको इसका वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।